हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसी लाइन आरएम सीरीज में आपका स्वागत है। बच्चों, मेरे CSEE स्टूडेंट्स, बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 इंडियन इकोनॉमी। थोड़ी सी चीजें डिस्कस करते हैं। इंडियन इकोनॉमी, आप सब जानते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। ठीक है, इस चैप्टर में हम इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें तब से चलती आ रही है और आज तक कैसे हम क्या क्या चीज़ें अचीव करते हुए पहुंचे हैं इन इकोनॉमिक सेंस, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1947 में आज़ाद होने के बाद हमारे पास 1948 में एक बना इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन या इंडस्ट्रियल, जिसके अंदर कुछ कमियां थी कह सकते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन आया सबसे पहले 1948 वाला जो मैं लिख चुका हूं यहां पर। लेकिन क्या था, स्टार्टिंग में थोड़े लाइसेंसिंग प्रोविजंस ज़्यादा थे, इंडस्ट्रीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा थी, हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, तो उतनी रैपिड ग्रोथ देखने को नहीं मिली, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन आया एक 1956 में। एक 1956 में फिर से उसको चेंज करा गया, कुछ कुछ चीज़ें रिफॉर्म हुई उसके अंदर, ठीक हुई, लेकिन अभी भी वो उतना परफेक्ट कहने के मतलब है कि नहीं था, है ना। यानी अभी भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस थी इंडस्ट्रीज के ऊपर कि अगर नया बिजनेस ओपन करना है तो लाइसेंस चाहिए, आपको बिजनेस में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो लाइसेंस चाहिए। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें एक्वायर करी हुई थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा था कहीं ना कहीं, है ना, मतलब प्राइवेट सेक्टर को इतनी छूट नहीं थी। फिर जब 1991 में 1991 में हमारे पास LPG पॉलिसी आई, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जिस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने इकोनॉमी को ओपन करा। उससे पहले थी क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब, क्योंकि इस समय हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। क्या हो चुका था बच्चों? फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बढ़ चुके थे। तो जो हमारे इंडियन मॉनेटरी फंड्स या वर्ल्ड बैंक, इन्होंने बोला कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने का मतलब कि आप लोगों को ट्रेड बैरियर जो आपने लगाए हुए हैं, टैरिफ्स, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, और जो अमाउंट लगाए हुए हैं टैक्स के, वो सब आपको हटाने पड़ेंगे और अपनी कंट्री में ट्रेड अलाउ करना पड़ेगा, ताकि आपकी कंट्री में नई टेक्नोलॉजीज एंटर कर सकें, तभी आप फ्यूचर में ग्रोथ देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये फिर कंडीशन अल्टीमेटली कंट्री को माननी पड़ी। और उसके बाद हमारी कंट्री में आई 3 पॉलिसीज मेनली। कौन कौन सी बेटा? लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तीनों के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करें तो क्या हो सकता है? प्राइवेटाइजेशन, है ना। एक मिनट, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है बच्चों, और G स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो थोड़ा थोड़ा अगर इनके वर्ड से हम बात करें, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है जी। तो मेन मुद्दे की बात समझेंगे। तो तीनों में हमने कहीं ना कहीं क्या समझा? लिबरल मतलब फ्रीडम की इकोनॉमी में पहले तो विद इन इकोनॉमी फ्रीडम करा। विद इन इकोनॉमी फ्रीडम मतलब जो इंडस्ट्रीज के ऊपर लाइसेंसिंग प्रोविजंस थे, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, उनको हटाया गया। गवर्नमेंट ने अपनी कंट्रोल वाली इंडस्ट्रीज को लिमिट कर दिया, जो मेनली डिफेंस से रिलेटेड या फिर हैजार्डियस केमिकल्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज या एटॉमिक एनर्जी, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखी, बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दिया या लिबरल कर दिया कि अब आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। प्राइवेटाइजेशन से नाम समझ आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ करना, प्राइवेट सेक्टर्स को मैक्सिमम पावर दे दी गई और गवर्नमेंट ने अपना रोल मिनिमम कर दिया। ग्लोबलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि गवर्नमेंट ने क्या करा, इंडियन गवर्नमेंट ने अब ओपन कर दिया ट्रेड, कि अब कोई भी हमारी कंट्री में न्यू टेक्नोलॉजीज और सब चीजों को वेलकम कर दिया गया। तो जिसकी वजह से हम आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और सारी चीजें यूज कर पा रहे हैं एफिशिएंटली, है ना। तो ये एक स्ट्रक्चर था LPG का। 1991 की जो पॉलिसी आई थी, इसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बोला गया। क्या बोला गया बच्चों? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और ये नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्रियल, बहुत सारे और भी रिफॉर्म्स आए थे, है ना। ये थी हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसके अंदर मेनली तो इंडस्ट्रीज ग्रो करी थी और ओवरऑल कंट्री की भी ग्रोथ हुई थी, लेकिन कुछ और भी तरह के रिफॉर्म्स थे, टैक्स रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, बहुत सारे तरह के रिफॉर्म्स आए थे कंट्री में, यानी कि एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला था, है ना। तो मेजर जो हमारा फोकस था बच्चों इसके अंदर, वो था 3 सेक्टर्स के ऊपर। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी की बात करें तो यानी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं।
अब एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, जो नॉन फार्म सेक्टर्स है जो रिलेटेड टू यानी अलाइड एक्टिविटीज बोलते हैं उनको, अलाइड एक्टिविटीज विद द एग्रीकल्चर, उन पे भी फोकस करा गया, अलाइड एक्टिविटीज। और मेजर पॉपुलेशन आज भी हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है ना। सेकेंडरी सेक्टर में आ गए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कौन सा है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग, या फिर हम इंडस्ट्रीज वगैरह जो सारी इसमें कवर हो गई कहीं ना कहीं, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होती है। टर्शरी सेक्टर आया सर्विस सेक्टर, ये क्या आ गया? सर्विसिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर बोल सकते हैं शॉर्ट में। क्या बोल सकते हैं इसको? सर्विस सेक्टर, ठीक है, जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड होती है, इनटेंजिबल चीजें। तो ये मेनली 3 सेक्टर्स थे हमारे पास इकोनॉमी में। क्या थे बेटा? 3 सेक्टर्स जिनके ऊपर फोकस करा गया। सेक्टर वाइज पॉलिसी, सेक्टर वाइज रेगुलेशन, सेक्टर वाइज प्रोविजंस बनाए गए, जो अब हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक है ना। तो चलो अब मूव करते हैं बेटा चैप्टर की तरफ जल्दी से। चलो देखो जी, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन अपना इंडियन इकोनॉमी का, फटाफट से जल्दी देखेंगे। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ग्लोबली। अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो जो ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी का वो बहुत ज्यादा फास्ट दिखेगा आपको। It has shifted from agrarian base to diversified economy with strong contribution from services, industries and manufacturing. पहले एग्रीकल्चर ही था सिर्फ, अब हमारे और सेक्टर्स में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर 1990 से अगर हम बात करें तो डिसमेंटलिंग ऑफ लाइसेंस राज डिस्कस किया हमने, लाइसेंसिंग राज खत्म करा, ट्रेड को लिबरलाइज कर दिया, प्राइवेटाइजेशन आ गई, डीरेगुलेशन यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज का डीरेगुलेशन, टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स को कहीं ना कहीं इजी कर दिया, फ्लेक्सिबल कर दिया लोगों के लिए कि हर कोई टैक्स पे करे, है ना। चलो उसके बाद द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। कौन कौन से बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारा एग्रीकल्चर में आ गया। माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, मैंने कहा था अलाइड एक्टिविटीज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आएंगी, यानी कि नॉन फार्म एक्टिविटीज बट विच आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, मींस अलाइड एक्टिविटीज। फिर आता है बेटा सेकेंडरी यानी प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू प्राइमरी सेक्टर। ये हमारा किसका पार्ट है बच्चों? सेकेंडरी का, यानी जहां पर मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रही है। फिर आता है टर्शरी, सर्विसेज एंड नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज, दैट इज आईटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड एटसेट्रा। ये सारा किसमें आया बेटा? सर्विस में, ठीक है जी। प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करें, डेफिनेशन इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन एंड गैदरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हम जहां से निकाल रहे हैं और उस वो इकोनॉमी में यूज हो रहे हैं आगे, तो ये किसका पार्ट है? हमारे प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। 2 कैटेगरीज है, एक जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी जो टाइम टू टाइम नेचर के थ्रू ही रिन्यू होते रहते हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री और लाइफ स्टॉक, ये क्या है? हमें नेचर से ऑटोमेटिकली रिन्यूएबल फॉर्म में मिल रहे हैं। फिर आता है एक्सट्रैक्टिव यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो माइनिंग का काम है, क्वायरिंग और फॉसिल फ्यूल्स, ये नॉन रिन्यूएबल है या फिर ये बहुत समय लेते हैं दोबारा बनने में, जल्दी से रिन्यू नहीं हो पाते, ठीक है ना। चलो की एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा प्राइमरी में? फार्मिंग, माइनिंग हमने बात करी, फिशिंग बात करी और फॉरेस्ट्री। ये सारी चीजें हम किसमें इंक्लूड कर रहे हैं? अपने प्राइमरी के अंदर ही, ठीक है ना। फार्मिंग में फूड से रिलेटेड रॉ मटेरियल जो कॉटन में यूज होता है या फ्यूल। फिर आता है माइनिंग में मेटल्स, मिनरल्स, फ्यूल, से सारा माइनिंग का काम है, जो खदानें होती है, जो जहां से जमीन के नीचे से चीजें निकाली जाती है और उसको हम लोग यूज कर रहे हैं अपनी रेगुलर लाइफ में, है ना। फिशिंग में इंडस्ट्रियल फिश फार्मिंग, सी फूड प्रोडक्शन, ये सारा फिशिंग के अंदर आता है। फॉरेस्ट्री में टिम्बर, रॉ मटेरियल, ये तो आपको पता ही है फॉरेस्ट्री से हमें क्या क्या मिलता है। कार्बन सिंक मिलता है यानी कि क्लाइमेट रोल। उसके बाद है करंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जो बजट 25-26 का आपके एग्जाम के लिए हम कह सकते हैं थोड़ा रेलेवेंट है। उसमें क्या क्या बात हुई है? प्राइम मिनिस्टर धन धन्य कृषि योजना, 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स पे ऊपर फोकस करा गया। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स थे ऐसे यहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी थी, यानी वहां पर रिसोर्सेज पहुंचाया गया और उनको प्रोडक्टिव बनाया गया, ठीक है ना। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, फोकस इज ऑन तूर, उड़द एंड मसूर, कुछ पर्टिकुलर टाइप की दालें हैं जो हमारे इसमें यूज होती हैं, पल्सेस। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, किस पे फोकस है? हाई यील्डिंग सीड्स के ऊपर, यानी जो जल्दी ग्रो करती है, जिनकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, जिनकी ग्रोथ क्रॉप में बहुत अच्छी देखी जाती है। फिशरीज फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन। उसके अलावा कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन बनाया गया एक, और एनहांस दी केसीसी लोन, कि जो किसान से रिलेटेड जो लोन है दैट इज 3 लाख से 5 लाख तक उसको इंक्रीज करा गया। तो ये सब क्या था? बेसिकली प्राइमरी सेक्टर्स को एनकरेज करने के लिए और वहां से और ज्यादा चीजें एक्सट्रैक्ट करी जा सके इसलिए, ठीक है ना। चलो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, पल्सेस एंड स्पाइसेस। आपको प्राउड होना चाहिए इस बात का कहना कि इंडिया में सबसे ज्यादा इन चीजों का प्रोडक्शन देखा जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से होता है इन चीजों का।
फूड प्रोसेसिंग कंट्रीब्यूट 14% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी, 13% ऑफ द एक्सपोर्ट्स। बेटा अपने आंसर्स में अगर आप फिगर्स का यूज करते हैं ना तो एग्जामिनर इंप्रेस होता है कहीं ना कहीं, वो देखता है कि आपको नॉलेज है प्रॉपर फिगर्स की। तो जितना हो सके उतना ये परसेंटेजेस फिगर्स आप माइंड में रखो और अपने आंसर्स में मेंशन करो, ठीक है ना, आंसर्स की वेटेज बढ़ती है बेटा। उसके बाद सनराइज सेक्टर प्रोजेक्टेड साइज इज 535 बिलियन बाय 25-26 तक, एक एक्सपेक्टेड साइज था इसका। 100% एफडीआई अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट, ये समझते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी दूसरी कंट्रीज से जो हमारे पास यहां पर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं और वो 100% अलाउड हो गई, यानी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो सारी की सारी बाहर से आ सकती है, इतना अलाउ करा गया। और अंडर ऑटोमेटिक रूट, तो एक अप्रूवल रूट होता है, एक ऑटोमेटिक रूट होता है। अप्रूवल में क्या होता है, जहां पे आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। ऑटोमेटिक रूट मतलब कि कर दो सीधा, कोई आरबीआई से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आरबीआई अपने आप मॉनिटर कर लेगा। ये नहीं है कि आरबीआई देखेगा नहीं, पर आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सीधा इन्वेस्टमेंट पंच हो सकती है, आरबीआई इसको मॉनिटर कर लेगा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। डेफिनेशन वाइज देखिए तो कन्वर्ट दी रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। तो सेकेंडरी सेक्टर मतलब जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है इसमें, हैवी इंडस्ट्री जिसमें स्टील और ऑटोमोबाइल्स आ गया, लाइट में क्लोथिंग और इलेक्ट्रॉनिक, क्राफ्ट्स में अगर बात करें तो हैंडमेड गुड्स, और प्रोसेसिंग में फूड और ऑयल रिफाइनिंग्स। ये सारे बेटा अलग अलग कैटेगरीज है इंडस्ट्रीज के, हैवी, लाइट, क्राफ्ट और प्रोसेसिंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि सेकेंडरी में आती है, ठीक है बच्चों। की एक्टिविटीज कौन कौन सी हमारी मैन्युफैक्चरिंग की, ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स, मशीनरी, पेपर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल मशीनरी। ये एग्जांपल्स है कि अगर आपको मेंशन करना हो कि इंडस्ट्रीज किस किस तरह की हो सकती है तो ये सारी कैटेगरीज है बेटा, ठीक है ना। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव इंडस्ट्रीज सेक्टर में, प्राइमरी में तो हमने बात करी, एग्रीकल्चर में, अब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव इन सेकेंडरी सेक्टर। तो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इंडिया में बनाओ इंपोर्ट करने की बजाय। एक तो हमारे पैसे बचेंगे जो बाहर जा रहे हैं वो इंडिया में रहेंगे फंड्स, दूसरा जो कंट्री के अंदर हम ग्रो करेंगे हम उसको एक्सपोर्ट करके और पैसा ला सकते हैं इकोनॉमी में। यानी एक तो हम अपनी नेशनल इनकम को बचा भी रहे हैं इंपोर्ट कम करके, और एक्सपोर्ट ज्यादा करके पैसा और उस इनकम को इंक्रीज भी कर रहे हैं, और अपनी डिपेंडेंसी भी कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज से, है ना। तो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट, अट्रैक्टिंग ग्लोबल कंपनीज दैट इज जीई, सीमेंस एंड बोइंग एटसेट्रा। हमने ये अचीव करी है चीजें कि बहुत सारी ऐसी ग्लोबल कंपनीज हमें अप्रोच करती हैं चीजों के लिए, ठीक है ना। एमएसएमई एज सेकंड इंजन ऑफ डेवलपमेंट, ये बजट 2025-26 के अंदर मेंशन था। रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन लिमिट्स, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को डबल कर दिया गया एमएसएमईज के अंदर, जो कि सेकेंडरी का पार्ट है, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस 5 लाख तक की लिमिट, क्रेडिट कार्ड ले लो एक तरीके से लोन, प्लास्टिक मनी। फंड्स फॉर स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का एक एलोकेशन हुआ है कि स्टार्टअप्स को हेल्प करा जाए। स्कीम्स फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स दैट इज वुमेन और एससी एसटीज को भी हेल्प करने के लिए, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर जो है उनको भी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया है। तो एक गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर में, या फिर हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है बच्चों। अगर क्वेश्चन आता है तो मेंशन कर सकते हो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव सारे विद अमाउंट्स विद लिमिट्स, है ना। चलो एक पीएलआई स्कीम है जिसका मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर है, 9,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्टेड था गवर्नमेंट का। ऑटोमोबाइल्स के अंदर 2818 करोड़, टेक्सटाइल्स में 1148 करोड़। तो रिवाइज नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट एनपीडीडी एंड राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम टू बूस्ट द डेयरी एंड लाइफ स्टॉक्स, इनको बूस्ट करने के लिए, ठीक है बच्चों। चलो अब बात करते हैं बेटा टर्शरी या सर्विस सेक्टर की, जहां पर अब एक इंटेंजिबल चीजों के बारे में बात हो रही है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं अगर, तो यहां से भी आपको एक सर्विस मिल रही है, कोई गुड्स तो मिल नहीं रहे, राइट। तो दीज आर दी सर्विस सेक्टर। अभी हॉस्पिटैलिटी में भी हो सकते हैं, और किस किस में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, ट्रेड में, इन सब में हो सकते हैं। तो क्या मतलब है, एक डोमिनेंट सेक्टर है इंडिया का जिसमें 57% ऑफ द जीवीए देखा गया फाइनेंशियल ईयर 2024 में, ग्रॉस वैल्यू एडेड 57% फ्रॉम सर्विस सेक्टर बच्चों। तो इट इंक्लूड्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, आईटी, हॉस्पिटैलिटी और कम्युनिकेशंस। अगर मेंशन करने हो नाम सर्विस सेक्टर के तो ये सारे कैटेगरीज है बच्चों। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अगर देखें, एचएसबीसी सर्विसेज पीएमआई 59 इन फेब 2005, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। और सर्विस कंट्रीब्यूट अगर देखें 50% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड दैट इज $1.4 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2023। एक्सपोर्ट की वैल्यू दी हुई है आपके पास अप्रैल से सितंबर 23-24 की। ट्रेड सरप्लस आपको दिख रहा है $75 बिलियन का। तो ये कहां पर हमें दिख रहा है, अपने सर्विस सेक्टर में। ये कुछ फिगर्स हैं जिनको आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो कि सर्विस सेक्टर में ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, ये ग्रोथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स देखी गई है, ठीक है बच्चों। चलो
लेटेस्ट ट्रेंड्स शिफ्ट टुवर्ड दी हाईटेक डिजिटल सर्विसेज। अब क्योंकि मॉडर्नाइजेशन है, टाइम के साथ साथ चीजें बदल रही हैं, तो अब हम हाईटेक चीजों की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। दैट इज ई कॉमर्स, फिनटेक, एआई और क्लाउड, इनकी तरफ हमारा शिफ्ट सब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ग्रोथ ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी बोला जा रहा है, इनकी ग्रोथ देखी जा रही है। नीति आयोग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज सब सेक्टर्स। नीति आयोग इस 2015 से बना है, उससे पहले प्लानिंग कमीशन था जिसके अंदर 5 ईयर प्लान्स बनते थे। उनको देखा जाता था कि 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या अचीव हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, फिर अगले 5 ईयर के प्लान बनते थे। तो उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसका नाम चेंज हो गया नीति आयोग, ठीक है ना। इसका काम क्या है? डिफेंड, एक्सेलरेट, ट्रांसफॉर्म, अनटैप्ड ईच विद टेलर्ड पॉलिसी फोकस। ठीक है बेटा, ये किसके बारे में बात हो रही है? नीति आयोग के। आगे देखते हैं। अब फटाफट तीनों सेक्टर्स को एक बार समराइज कर ले जल्दी से। प्राइमरी के अंदर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो एक बार फटाफट से। चलो तो देखो बेटा, प्राइमरी में मेन एक्टिविटी है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जबकि सेकेंडरी में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग। पहला तो मीनिंग होगा, फिर यहाँ पर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इसमें एग्जांपल देखें तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारी बातें हमने पीछे पढ़ी है, एक बार जल्दी से कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन, इसमें बैंकिंग, आईटी, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस। एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर लार्ज वर्कफोर्स है और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर और ये जो जितने भी काम हमने पढ़े, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये सब कहीं ना कहीं एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। यहाँ पर आता है स्किल बेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड, सेकेंडरी। इसमें आता है ग्रोइंग, ऑर्गेनाइज तो है अच्छे तरीके से, प्रॉपर ऑर्गेनाइज है, और टेक ड्रिवन है यहाँ पे, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में भी बात होती है। टेक्निक्स में ट्रेडिशनल टेक्निक्स एग्रीकल्चर में, इसमें मैकेनाइज्ड और ऑटोमेटेड, इसमें मॉडर्न, डिजिटल एंड नॉलेज बेस्ड। सर्विस सेक्टर में जीडीपी की अगर बात करें, डिक्लाइनिंग बट वाइटल फॉर एम्प्लॉयमेंट। पहले तो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन प्राइमरी का ही था, लेकिन अब क्योंकि बाकी सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर कम हो रहा है, पर इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट अभी भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से है। सिग्निफिकेंट इन मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी, लार्जेस्ट शेयर देखा गया है किसका? टर्शियरी सेक्टर का, ठीक है ना। फिर आता है गवर्नमेंट का फोकस, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी और क्रेडिट। यहां पर पीएलआई जो हमने बात करी, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया, एमएसएमई का सपोर्ट, इधर डिजिटल इंडिया और एक्सपोर्ट प्रमोशन, एफडीआई, एक्सपोर्ट को प्रमोट करा गया कहीं ना कहीं, और एफडीआई को ज्यादा से ज्यादा अलाउ करा गया टर्शरी सेक्टर में, तो ये गवर्नमेंट का सपोर्ट है। ठीक है बच्चों, चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फटाफट। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम एग्रेरियन टू सर्विस सेक्टर, बी एबल टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द 3 सेक्टर विद द एग्जांपल्स, नोट द की गवर्नमेंट स्कीम्स, पीएलआई, मेक इन इंडिया, कृषि योजना, एमएसएमई रिफॉर्म्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव, डिस्कस द रोल ऑफ फूड प्रोसेसिंग एज अ ब्रिज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ये कुछ पॉइंट्स बेटा किस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सब बातें आपको कुछ कुछ ध्यान रखनी है। आप इसका सीधा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें मेरा पढ़ाने वाला कुछ नहीं है, ये आप बातें अपने पास नोट कर सकते हैं बेटा, कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखते हुए अपने टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि आपका अब फर्स्ट टाइम थ्योरी पेपर होने जा रहा है, पैटर्न चेंज हुआ है ना सीएसडब्ल्यूटी का, तो आपको इस चैप्टर को पढ़ते समय अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्या क्या बातें बेटा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको गो थ्रू कर सकते हैं। तो चैप्टर पढ़ते समय अगर ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे तो आप इससे पहले की सारी चीजें इजीली लर्न कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की डिटेल्ड ओवरव्यू देखते हैं एक बार, डेफिनेशन एंड स्कोप। ऑल्सो कॉल्ड दी सर्विस सेक्टर, टर्शरी का मतलब सर्विस सेक्टर है, प्रोवाइड दी इनटेंजिबल सर्विसेज टू बिजनेसेस एंड फाइनल कंज्यूमर्स। ऐसी चीजें जो देखी नहीं जा सकती, टच नहीं करी जा सकती, वो वाली चीजें है ना, दैट इज ट्रेड, कॉमर्स, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, ये सब हमने बात करी है। ठीक, चलो इंपॉर्टेंस क्या है? 57% ग्रोथ देख लिया, मेजर इंप्लॉयमेंट जनरेटर है, लीडिंग एफडीआई अट्रैक्टर, सबसे ज्यादा एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें कहां से आई है? सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई देखने को मिली है, यानी कि जो दूसरी कंट्री से फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में किसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? टर्शरी सेक्टर में। टॉप सेक्टर्स फॉर एफडीआई इनफ्लोज, ठीक है, ये डेटा हमारे पास। एक्सपोर्ट ग्रोथ देखी जाए तो $163 बिलियन अप्रैल 2023-24 का डेटा है। ट्रेड सरप्लस भी हमने पहले पढ़ा था। ग्लोबल पोजीशन 7th लार्जेस्ट इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट, दैट इज 4.3% शेयर। आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज प्रोजेक्टेड टू रीच इतना बिलियन बाय 2025 तक का एक एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आपके पास, ये हमने पहले अप्रोच किया हुआ है। ठीक है, चलो करंट ग्रोथ इंडिकेटर्स, ये भी हम बेटा पीछे पढ़ चुके हैं सारे। जीवीए कंट्रीब्यूशन, डिजिटल शिफ्ट, अब धीरे धीरे डिजिटल शिफ्ट हो रहा है मॉडर्नाइजेशन की वजह से। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नीति आयोग की 4 कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ सब सेक्टर्स। नीति आयोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर पूछे जाते हैं तो आपको डायरेक्टली चारों पॉइंट मेंशन करने हैं। कौन से? सबसे पहले डिफेंड, एक्सेलरेट, ट्रांसफॉर्म, और उसके अलावा आता है हमारे पास अनटैप्ड। ठीक है, देखते हैं सारे बारी बारी से। चलो जी, सबसे पहले हमारे पास बेटा
डिफेंड, ऑब्जेक्टिव क्या है? सस्टेन दी ग्लोबल प्रेजेंस एंड एनहांस ग्रोथ। डिफेंड करना है अपने आप को। नीति आयोग के अंदर मेन चीजें इंक्लूड करी गई है चारों। सबसे पहले अपने आप को सस्टेन करके चलना है। जब भी वर्ड सस्टेन आता है कहीं पर या सस्टेनेबिलिटी आता है, यानी किसी भी चीज को लंबे समय तक चलाना, मेंटेन करके चलना लंबे समय तक, दैट इज सस्टेन। तो सस्टेन करना है ग्लोबल प्रेजेंस और ग्रोथ को एनहांस भी करना है। सब सेक्टर्स का एंड फोकस एरियाज क्या है? कंप्यूटर्स एंड आईटी सर्विसेज, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, अपस्किलिंग। फिर प्रोफेशनल एंड बिजनेस सर्विसेज, दैट इज कंसल्टिंग एंड इंजीनियरिंग। ये हमारे कुछ फोकस एरियाज हैं। फिर आता है एक्सेलरेट। पहले तो डिफेंड यानी सस्टेन करना, अब एक्सेलरेट यानी कि ग्रोथ की तरफ बढ़ना। स्टिमुलेट दी सेक्टर्स टू आउटस्पेस दी ग्लोबल ग्रोथ, ठीक है ना। फिर आता है इसमें कौन कौन से सब सेक्टर्स है? ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड रिपेयर, एजुकेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज। इन सेक्टर्स पे अगर फोकस करा जाए तो एक्सेलरेट करा जा सकता है। फिर आता है ट्रांसफॉर्म करना, दैट इज बूस्ट दी प्रोडक्टिविटी इनोवेशन। ट्रांसफॉर्म मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ साथ चेंज होना और नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करते रहना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द डायनामिक चेंजेस, दैट इज ग्लोबल रीच, ठीक है। कौन कौन से सब सेक्टर्स है इसमें? ट्रैवल, हेल्थ और पर्सनल एंड रिक्रिएशनल। तो इन एरियाज पे फोकस कर सकते हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म। फिर उसके बाद जो बात करी हमने अनटैप्ड, यानी इंक्रीज द मार्केट शेयर और एंश्योर द एफिशिएंसी। इंक्रीज करा जाए मार्केट शेयर को और एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। सब सेक्टर्स एंड फोकस एरिया, दैट इज इंश्योरेंस एंड पेंशन, ऑडियो विजुअल, टेलीकॉम एंड पोस्टल एंड कोरियर्स। इन चीजों से हम क्या कर सकते हैं? और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमी की जीडीपी में, ठीक है बच्चों। चलो उसके बाद की ट्रेंड्स अगर हम देखें इन गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स, तो एफडीआई एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। टोटल एफडीआई अगर हम देखें अप्रैल 2000 से दिसंबर 2024 तक की फिगर्स आपको देखनी है, तो ये फिगर थी। सर्विसेज शेयर इतना था। 2025 की अगर हम बात करें इक्विटी की, तो इतना बिलियन डॉलर्स था, सर्विसेज का शेयर इतना था। बजट 2025-26 का जो रिफॉर्म था, एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस रेज फ्रॉम 74% टू 100%। ये मैंने आपको बात बताई कि जब 100% एफडीआई बोला जाता है तो दैट मींस उस पर्टिकुलर सेक्टर में पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट एफडीआई की फॉर्म में हो सकती है, यानी विद इन कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो ये जरूरी नहीं है। तो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट बाहर से भी आ सकती है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। चलो डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल में पुश मिला है। एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, ₹5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट हुई है। नेशनल जियो स्पेशल मिशन कहीं ना कहीं लॉन्च हुए। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बने, हमने बात करी थी इससे पहले, जो कि इतना अमाउंट से इतना अमाउंट तक इंक्रीज हो गए। एम्प्लॉयड 1.9 मिलियन प्रोफेशनल्स फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ ऑफ जीसीसी, ठीक है। टेलीकॉम ग्रोथ देखने को मिली है। सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है हमारी। 941 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं। एवरेज डेटा यूज इतना होता है मंथली। 5G रोल आउट एंड अफोर्डेबल डेटा। तो ये बहुत नॉर्मल इंफॉर्मेशन है जिसको आप समराइज करके अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो, राइट। चलो अदर इनिशिएटिव्स, एक्शन प्लान फॉर 12 चैंपियन सर्विसेज सेक्टर्स। पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकॉम में इतना करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्लस 40,000 प्लस जॉब्स। पीएम जनधन योजना में 47.39 करोड़ अकाउंट्स, 1.76 लाख करोड़ का डिपॉजिट जनधन योजना। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप MGNF में स्किल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, पीएम अभी बोलते हैं इसको, जिसके अंदर 64,180 करोड़ फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब डेटा है बेटा जो आपको अपने इसमें यूज करना है, क्योंकि टॉपिक क्या है ये, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या है। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स ये सब है जो फिगर वाइज बताने आपको। डीप टेक फंड्स फॉर नेक्स्ट जेन स्टार्टअप्स। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स फॉर स्टेट्स, कंपिटिटिव फेडरलिज्म के लिए। जन विश्वास बिल आया 2.0, डिस्क्रिमिनलाइजेस 100+ प्रोविजंस, ठीक है जी। चलो चैलेंजेस इन द सर्विस सेक्टर। अब इतनी सब ग्रोथ और इतनी सब गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बावजूद भी सर्विस सेक्टर को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले स्किल गैप, कि वो स्किल कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता जो रिक्वायर्ड है, यानी मिसमैच इन आईटी, एआई और फाइनेंशियल सर्विसेज स्किल्स। अभी भी हम प्रॉपर स्किल्स को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं रेगुलरली। रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि फ्रीक्वेंट चेंजेस जब आते हैं तो देयर आर कंप्लायंसेस का मिसमैच होता है कहीं ना कहीं, कि जो कंप्लायंसेस आपको करने चाहिए रेगुलरली वो नहीं हो पाते, क्योंकि देयर आर ऑलवेज फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। फिर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, अर्बन कंजेशन, डिजिटल इंफ्रा गैप्स। ग्लोबल मार्केट रिस्क, ग्लोबल लेवल में मार्केट में रिस्क होना, यानी कि डिपेंडेंस ऑन आउटसोर्सिंग, जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस। अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो उसका इफेक्ट आएगा। अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, 6.5 करोड़ एंटरप्राइजेस जो है, 72.6 इन सर्विसेज मिस द बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब अनइनकॉर्पोरेटेड यानी कि अनऑर्गेनाइज तरीके से रन कर रही है, जो कि एक मेजर फॉल्ट माना गया है, मेजर प्रॉब्लम मानी गई है कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर में, ठीक है बच्चों। चलो स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस फॉर बिजनेस।
क्या क्या स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन है कि जिसको करने से सर्विस सेक्टर में और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मतलब इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इकोनॉमी में ऐसी और कौन सी चीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू कि सर्विस सेक्टर और ग्रो करे, तो उसकी जगह मेंशन कर सकते हो आंसर में। एक्सपैंड द डिजिटल एक्सपोर्ट्स, यानी कि टारगेट करो साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका को। इन्वेस्ट इन वर्कफोर्स डेवलपमेंट, अलाइन ट्रेनिंग विद स्टेम इनिशिएटिव्स यूजिंग एआई ड्रिवन मॉड्यूल्स। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप अपने सेल्फ जो भी चीजें आप अपने वर्ल्ड में आसपास होते हुए देख रहे हो उसके बेसिस पर आप सजेशन वाला आंसर है ना, आप सजेशन दे सकते हो अपना, राइट। फिर आता है पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन, यानी पार्टनर इन ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्मार्ट सिटीज। ये पब्लिक प्राइवेट का इन चीजों में अगर कोलैबोरेशन होगा तो ज्यादा अच्छे से ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक्सपैंड टू टायर 2-3 सिटीज, यानी लेवरेज भारत नेट रूरल कनेक्टिविटी। ठीक है बच्चों, चलो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज इन इंडिया, पॉलिसीज ऑफ इंडिया। पहले तो क्या मतलब है इनका, डिजाइन टू रेज द प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स की इनकम। जो एग्रीकल्चर की पॉलिसीज बनी वो अल्टीमेटली बनी ही किस लिए, ताकि प्रोडक्शन बढ़े, है ना, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़े, तो रेज द प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी बढ़े, फार्मर्स की इनकम बढ़े। फोकस क्या था, एफिशिएंट रिसोर्स यूज हो, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है ना, कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो इन सब चीजों के पर्पस से क्या बनाई गई, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज। इवोल्यूशन अगर हम देखें 5 ईयर प्लान्स में, जो 5 ईयर प्लान पहले किसके अंडर आते थे सारे बच्चों, मैंने बताया था आपको, प्लानिंग कमीशन, जिसका नाम ही क्या था, प्लानिंग कमीशन, और इसका नाम चेंज होकर बाद में क्या हो गया, अब नीति आयोग। ठीक है ना, तो पहले जब प्लानिंग कमीशन था तो उसके अंडर 5 ईयर प्लान्स बनते थे। तो 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या फोकस थे, देखो जो पहला प्लान था, फर्स्ट प्लान, प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर 31% फंड्स, फूड ग्रेन्स में 36% का राइस। सेकेंड प्लान में अगर हम देखें, फोकस ऑन इंडस्ट्री में चला गया, स्टिल फूड ग्रेन के अंदर राइस ड्यू टू इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स। थर्ड प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब जहां पर एग्रीकल्चर को लेके बहुत सारी पॉलिसीज, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स और बहुत प्रमोशन करा गया किसको, एग्रीकल्चर को। डिसरप्टेड बाय वॉर्स एंड ड्रॉट, सूखा पड़ा, थोड़ी वॉर्स उसकी वजह से। फोर्थ प्लान में HYV सीड्स आई, फर्टिलाइजर्स, वीट्स की इंक्रीज देखने को मिली। फिफ्थ प्लान में सेल्फ सफिशिएंसी, पॉवर्टी इरेडिकेटिंग एंड ग्रोथ देखने को मिली, यानी कुछ हद तक पॉवर्टी कम हुई, लोगों के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी आ गई, एग्रीकल्चर में इतना ग्रोथ देखने को मिला कि लोग सेल्फ सफिशिएंट होना शुरू हो गए। सिक्स्थ प्लान में लैंड रिफॉर्म्स आए, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स और ग्रोथ देखने को मिली 6% जो कि हाईएस्ट थी। फिर सेवंथ प्लान में एक्सपेंशन हुआ और ग्रीन रेवोल्यूशन का, ग्रोथ और बढ़ी 4%। एट प्लान में स्टेग्नेशन आ गई फूड ग्रेन्स में और ऑयल सीड्स, इंक्रीज। नाइन्थ प्लान में मिक्स्ड सक्सेस देखने को मिला, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 की एक लॉन्च हुई थी हमारी नाइन्थ प्लान में। 10th प्लान में फोकस ऑन वाटर और लैंड मैनेजमेंट, रूरल इंफ्रा, क्रेडिट मार्केटिंग रिफॉर्म्स। 11th प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ, टारगेट 4% एग्रीकल्चर और जीडीपी ग्रोथ। 12th प्लान में ग्रोथ देखने को मिली 1.6%, स्ट्रेस ऑन रेन फेड एरियाज एंड हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ये प्लान वाइज आपको बताया मैं कीवर्ड्स की फॉर्म में बेटा, कि आपको जो जितने भी 5 ईयर प्लान्स बने हैं तो उसके अंदर कितने प्लान तक आपको बताया हुआ, देखो 12th प्लान तक, जो 2012 से 2017 वाला था। तो यहां तक के सारे प्लान्स में आपको बताया गया कि कौन कौन सी चीजों पे फोकस करा गया और क्या क्या ग्रोथ देखने को मिली। तो हर एक प्लान के बारे में एटलीस्ट आपको थोड़ा थोड़ा जितना मैंने बताया एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलो फिर आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ इंडिया, वो तो था एग्रीकल्चर पॉलिसीज। अब बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। याद है मैंने इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन आपको बताया कुछ, तो बात करते हैं इनका क्या पर्पस था। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड डिफाइन पब्लिक और प्राइवेट रोल्स। की रेजोल्यूशन जो देखने को थे मिले थे 1948, 1956 और 1991, ये डिस्कस किए थे हमने तीनों। इंडिपेंडेंस के इमीडिएट बाद बना था, फिर 56 में रिवाइज हुआ, फिर 1991 में जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई एक वाला रेजोल्यूशन था, है ना। देखते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे 1948 वाले की। किसकी बेटा, 1948 वाला रेजोल्यूशन। इनमें से किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है या तीनों रेजोल्यूशन के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो आपको तीनों के फीचर्स पता होने चाहिए। तो 4 कैटेगरी थी इसके अंदर, स्ट्रेटेजिक, बेसिक, इंपॉर्टेंट और अदर्स। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक में बात करें तो पब्लिक, जो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट, आर्म्स, एटॉमिक एनर्जी और रेल ट्रांसपोर्ट। बेसिक यानी कि पब्लिक प्राइवेट दोनों, कोल, आयरन, एयरक्राफ्ट, शिप बिल्डिंग, टेलीकॉम और मिनरल। इंपॉर्टेंट क्या था, कंट्रोल्ड प्राइवेट, 18 इंडस्ट्रीज, सीमेंट, शुगर, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। 18 इंडस्ट्रीज जो थी वो कंट्रोल्ड थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज। अदर जो थी वो प्राइवेट के साथ थी, दैट इज ऑल अदर्स, इसके अलावा जितनी भी थी। फिर 1951 में जब आया हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जो इसका डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आया, दैट रेगुलेट द इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन, प्रोटेक्ट द स्मॉल यूनिट्स। स्मॉल यूनिट्स को प्रोटेक्शन देना मतलब कि कुछ उनके लिए रिजर्व कर दी कैटेगरी की, ये आप ही बनाओगे और कोई नहीं बनाएगा, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन से उनको प्रोटेक्शन मिली। प्रिवेंट द मोनोपोली एंड एंश्योर द रीजनल बैलेंस।
कोई मोनोपोली नहीं क्रिएट करेगा, मतलब किसी एक चीज में ऐसा नहीं कि एक इंडस्ट्री बनाएगी, एक ही जगह बनेगा, दूसरी जगह नहीं बनेगा, तो मोनोपोली को प्रिवेंट करा गया। प्रोविजंस क्या थे, थोड़े रेस्ट्रिक्टिव थे, यानी लाइसेंसिंग प्रोविजंस थे, इंक्वायरीज थी, कैंसिलेशंस भी हो जाती थी। रिफॉर्मेटिव क्या था, गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन की रेगुलेशन। ठीक है बच्चों, चलो जी। उसके बाद बना 1956 में, जिसके अंदर हमारा मेन फोकस क्या था, हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान था, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन, कोऑपरेटिव सेक्टर और प्रिवेंटिंग फिर से मोनोपोलीज। सबसे मेन जो आया वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 वाला, दैट इज एलपीजी रिफॉर्म्स, विच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जहां से हमारी कंट्री की एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट हुई, है ना। स्ट्रेंथनिंग दी प्राइवेट सेक्टर, कंट्रोल सारे हटा दिए गए, यानी जो लाइसेंसिंग प्रोविजंस थे वो कम कर दिए गए, हटा दिए गए, जिससे कि इंडस्ट्रीज को और ग्रोथ मिली। फिर आता है लिबरलाइज दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, एबॉलिशिंग दी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, और 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी इंडस्ट्रीज को एबॉलिश कर दिया गया। जो लाइसेंसिंग प्रोविजंस था, उनके लाइसेंसिंग प्रोविजंस एबॉलिश कर दिए गए, नॉट इंडस्ट्रीज। लाइसेंसिंग प्रोविजन मतलब कि अब इंडस्ट्रीज इसको ओपन करनी है वो कर सकता है, एक्सेप्ट सम 18 इंडस्ट्रीज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना। रिड्यूसिंग द पब्लिक सेक्टर रोल, प्रमोटिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी एसएसआई, डोमेस्टिक रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। तो ऐसे और बहुत सारे चेंजेस आए थे, ये खाली की चेंजेस मैंने आपको बताया यहां पर। ऐसे बहुत सारे चेंजेस थे 1991 में, जिसके बाद से इंडस्ट्री में या इकोनॉमी में बहुत सारा ग्रोथ देखने को मिली एक साथ। ठीक है बच्चों, चलो। फिर नीति आयोग एक इंडस्ट्री वर्टिकल था हमारा, दैट फोकसेस इंडस्ट्रियल एंड मिनरल सेक्टर ग्रोथ, रिड्यूसेस इंपोर्ट्स, वैल्यू एडिशन। कोर फंक्शंस क्या थे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन विद डीपीआईआईटी, कॉमर्स, रेवेन्यू, माइंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्रीज, रिसर्च कोलैबोरेशन, स्कीम एनालिसिस, जो मेन हमारा नीति आयोग का काम था। ठीक है, वो आपको बता दिया। कोर फंक्शन क्या क्या था, एक बार देखो, पॉलिसी फॉर्म करना, कॉमर्स, रेवेन्यू, माइंस रिलेटेड, कॉर्पोरेट अफेयर्स और रिसर्च में कोलैबोरेशन करना, और स्कीम्स को हमारे क्या करना, एनालाइज करना। जो भी कंट्री में स्कीम्स बन रही है उनको एनालाइज करना है कि सही तरीके से वो इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, उनको रिव्यू करना रेगुलरली, राइट। चलो बेटा, अभी इतना करते हैं चैप्टर में बेटा। नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो हम करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।